नमस्कार दोस्तों, वेलकम। कोरल ड्रॉ 15 जो हम सीख रहे हैं, जिसमें हमने मेन्यू के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, इसकी रिवीजन हम कर रहे हैं। तो हम अब आते हैं नेक्स्ट। इससे पहले हमने लेआउट डिस्कस किया है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं, एक बार रिवीजन ले रहे हैं अरेंज। तो ये अरेंज के अंदर जो हमने पहले डिस्कस किया है, हम उसकी एक बार फिर रिवीजन करें। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही हमने यहाँ ये देखिए कर्सर रखा है, यहाँ क्लिक किया है, पोजीशन, रोटेट, स्केल, साइज, स्क्रू, जैसा कि हमने पहले ये सब देखा है कि कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग जो है वो चेंज करनी है, या उसको रोटेट करना है, या उसकी स्केलिंग, उसका साइज़ को बढ़ाना है, ये सब स्क्रू करना है। ये सब चीज़ें जो है यहाँ हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो उसके बाद आता है क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन जो यहाँ हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है इस वक्त पेज के ऊपर जो ये दिखाएगा, इसलिए अभी ये इसके जो हम इसे एक्शन में ही नहीं ले सकते। इसे हम करेंगे जब एक्सरसाइज करेंगे, तो उस वक्त देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट जैसा कि हम पहले देख चुके हैं करके कि ऑब्जेक्ट जो है उसे कैसे अलाइन करना है, पेज के सेंटर में, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, ये सारे उसके ऑप्शन हैं। जैसे कि लेफ़्ट में करने के लिए उसकी शॉर्टकट कमांड है L, राइट में करने के लिए ऑब्जेक्ट को पेज के है, इसका जो है शॉर्टकट कमांड है R। ऐसे ही अलाइन टॉप करने के लिए सभी ऑब्जेक्ट को, जो भी आपके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उन्हें सेलेक्ट करके, जैसे कि इसको टी की शॉर्टकट कमांड है, टी अगर प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से या आप माउस से उसे करते हैं, तो ये टॉप अलाइनमेंट हो जाती है। उसके बाद आता है अलाइन बॉटम। जो हमने देखा कि जब हमें बॉटम में अलाइनमेंट करनी है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स की, सभी को सिलेक्ट करके जो भी हमें ऑब्जेक्ट बेस लाइन पे एक साथ लेके आने हैं, बॉटम पे लेके आने हैं एक अलाइनमेंट में, उसके लिए शॉर्टकट कमांड जो है वो है B। तो ऐसे ही अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टली, ये पेज के सेंटर में लेके आना है हॉरिजॉन्टली, तो उसके लिए कमांड, शॉर्टकट कमांड है E। और अलाइन सेंटर वर्टिकली ऑन द पेज, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया है, वो आपका शॉर्टकट कमांड उसके लिए C है। उसे C प्रेस करके आप उसे सेंटर में कर सकते हैं वर्टिकली ऑन द पेज। सेंटर टू पेज, सेंटर टू पेज की शॉर्टकट कमांड है P। और इसे सेंटर का मतलब है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, दोनों तरह से ये सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में पेज के आ जाता है। सेंटर टू पेज हॉरिजॉन्टली, सेंटर टू पेज वर्टिकली, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो ये सारी हम एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा इसके बारे में हम जान पाएंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ऑर्डर। जैसे कि हमने अभी ये कर्सर रखा ऑर्डर पे, तो ये ऑप्शन आ गई हैं। टू फ्रंट ऑफ पेज, ये हम कर चुके हैं पहले, हम रिवीजन कर रहे हैं, एक बार हम रिमाइंड कर रहे हैं उस चीज़ को जो हम कर चुके हैं। टू फ्रंट ऑफ पेज करने के लिए कंट्रोल प्लस होम, हमारे कीबोर्ड के अंदर ये एक बटन है, ये कंट्रोल और उसके साथ ही साथ होम, दोनों को एक साथ प्रेस करना ही इसकी शॉर्टकट कमांड है। आप यहाँ से भी टू फ्रंट ऑफ पेज, यहाँ माउस क्लिक करके भी आप ये कमांड दे सकते हैं। टू बैक ऑफ पेज, कंट्रोल प्लस एंड। कंट्रोल प्लस एंड का मतलब कंट्रोल आप दबाएंगे, साथ ही साथ आप जो आपके कीबोर्ड पे एंड लिखा हुआ है, जहाँ पे जो बटन है, उसे भी आप साथ ही प्रेस करेंगे। ये एक शॉर्टकट कमांड है और यहाँ से आप माउस क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो टू फ्रंट ऑफ लेयर, शिफ्ट पेज अप। टू बैक ऑफ लेयर के लिए शिफ्ट पेज डाउन। फॉरवर्ड 1 मतलब एक स्टेप आगे, एक लेयर और आगे करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का, उसे कंट्रोल पेज अप। एक स्टेप पीछे मीन्स कि एक लेयर पीछे किसी ऑब्जेक्ट को करना हो, तो कंट्रोल पेज डाउन, ये इसकी शॉर्टकट कमांड है। टू फ्रंट ऑफ, टू बिहाइंड, ये सब जो अभी हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, ये सब जब आप एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, तो उस वक्त देखेंगे कि जब हमारे ऑब्जेक्ट पड़े होंगे विभिन्न प्रकार के, तभी इसके ऊपर ये हाईलाइट होंगे और उसकी ऑप्शंस जो होंगी वो खुल के सामने आएंगी और इसकी हम कमांड दे सकते हैं। जैसा कि हम नेक्स्ट ये देखते हैं, वापस जाते हैं अरेंज में, अरेंज के बाद यहाँ आते हैं ग्रुप में। तो ये ग्रुप जो है अभी हाईलाइट नहीं हो रहा, जहाँ मैंने ये देखिए कर्सर रखा हुआ है ग्रुप। 2 या उससे अधिक जितने ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करें, वो आप उसे ग्रुप करना चाहें तो आप ग्रुप कर सकते हैं। अगर
उसे आप फिर दोबारा अनग्रुप करना चाहें, जो भी सिलेक्टेड आपके ऑब्जेक्ट जो आपने एक साथ ग्रुप किए थे उन्हें अनग्रुप करना है तो आप अनग्रुप कर सकते हैं एक स्टेप पीछे। और अनग्रुप ऑल का मतलब जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स जितने भी आपके ग्रुप किए हुए हैं पूरे डिज़ाइन के अंदर, आप सभी को सिलेक्ट करके एक साथ कंट्रोल इसका जो है कमांड दे सकते हैं, अनग्रुप ऑल की कमांड दे सकते हैं, तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है आपके वो अलग अलग हो जाएंगे, ग्रुप में नहीं रहेंगे। उसके बाद आता है कंबाइन, जैसा कि हमने कल अभी डिस्कस किया है और उसमें देखा था कि कंबाइन किस तरह से किया जाता है, हमने एक्सरसाइज की थी ये थोड़ी सी। और ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट या दो से अधिक ऑब्जेक्ट जो है उसे आप एक साथ सेलेक्ट करके उसे कंट्रोल एल की जो है शॉर्टकट कमांड है ये, और हम इसे कीबोर्ड से ये कमांड दे के कंट्रोल एल की या माउस से ऐसे एक ये जो शॉर्टकट कमांड इसकी वो उसे या माउस से कंबाइन कर सकते हैं। दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट जो हैं हमारी जो ड्राइंग्स हैं उसे हम कंबाइन कर सकते हैं। ब्रेक अपार्ट, वही जो हमने कंबाइन किए हैं ऑब्जेक्ट्स, अगर उन्हें फिर अलग अलग करना है तो उसके लिए ये शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल के आपके कीबोर्ड से अगर आप करना चाहें, तो अगर आप माउस से करना चाहते हैं यहाँ से सीधा आप से कमांड दे सकते हैं ब्रेक अपार्ट, तो वो सभी के सभी अलग अलग टुकड़ों में जो जैसे पहले थे हमने कंबाइन करने से पहले जो देखा था जिस शेप में थे वैसे ही वो वापस आ जाएंगे। उसके बाद है लॉक ऑब्जेक्ट, कोई भी आपको ऑब्जेक्ट जो है वो लॉक करना है पेज के ऊपर, तो जैसे कि हमने देखा है पहले, ये रिवीजन चल रही है क्योंकि इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा डिटेल में करके नहीं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली, सिर्फ हम इसे एक रिमाइंडर के तौर पे ले रहे हैं, इसे हम याद ताकि रहे कि लॉक ऑब्जेक्ट जो है हमने क्या किया था कि एक ऑब्जेक्ट लिया, हमने ऑब्जेक्ट को हमने लॉक कर दिया पेज के ऊपर, और ताकि वो मूव ना करे, बाकी और जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं डिज़ाइन के अंदर वो मूव कर सकते हैं, लेकिन जो हमने लॉक किए हैं ऑब्जेक्ट उन्हें हम मूव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही जो हमने लॉक किए हैं ऑब्जेक्ट, अब जो लॉक किया हुआ है उसे अनलॉक करने के लिए हम इस कमांड को इस्तेमाल करेंगे। इसकी कोई शॉर्टकट कमांड नहीं, हमें माउस ही यूज़ करना पड़ेगा अनलॉक ऑब्जेक्ट के लिए। अनलॉक करेंगे ऑब्जेक्ट को अगर हम उसे मूव करना चाहते हैं जो हमने पहले लॉक किया हुआ था ऑब्जेक्ट अपने पेज के ऊपर, ड्राइंग पेज के ऊपर। अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने दो या दो से अधिक जो हमारे ऑब्जेक्ट्स थे हमने लॉक किए थे, उसे सभी को एक साथ आपको अनलॉक करना है, तो आप इस कमांड को इस्तेमाल करेंगे अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट्स। जितने भी आपने लॉक किए थे ऑब्जेक्ट दो या दो से अधिक, वो सभी के सभी अनलॉक हो जाएंगे। आप उन्हें कहीं अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। या अब एक और मैं आपको बता दूं इसमें बात, जो जैसे कि हम लॉक करते हैं ऑब्जेक्ट, जो लॉक कर दिया हमने ऑब्जेक्ट ड्राइंग पेज के ऊपर, वो प्रिंटेबल एरिया में नहीं आएगा, वो प्रिंटिंग में नहीं आएगा आपके, चाहे वो प्रीव्यू में दिखाता है लेकिन वो प्रिंट नहीं हो पाएगा। शेपिंग, जैसे कि हमने देखा था कि शेप, कोई ऑब्जेक्ट जो है दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट जो हैं उसे वेल्ड करना है। ये देखिए यहाँ एक वर्ड लिखा है वेल्ड, तो ये इसकी शॉर्टकट कमांड कोई नहीं है, ये आपको माउस ही यूज़ करना पड़ेगा। और हमारी प्रॉपर्टी बार में भी ये नज़र आता है जब हम इसे दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, तो ये इसकी कमांड यहाँ जो प्रॉपर्टी बार में ये नज़र आती हैं सारी। वेल्ड करना है दो ऑब्जेक्ट को, जैसे कि उसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, जैसे वेल्डिंग कर देते हैं हम किसी लोहे को लोहे के साथ, तो उसे एक पीस बना दिया जाता है दो पीस को जोड़कर। ऐसे ही ये दो ड्राइंग को एक सिंगल पीस बनाना है, हमें जोड़ना है आपस में, तो इसकी इस तरह से इसकी वेल्डिंग हो जाती है, ये है वेल्ड। उसके बाद आता है ट्रिम, ये भी हमने देखा था थोड़ा सा एक्सरसाइज लेकर, लेकिन हम आगे चलेंगे जब हम कुछ डिज़ाइन करेंगे उसमें हम इसकी पूरी एक्सरसाइज करेंगे कि ट्रिमिंग क्या है। कि जैसे ऊपर दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक ऊपर है एक नीचे है, जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के जो ड्राइंग है उसके जो लेआउट है उसके हिसाब से, या उसकी जो कर्व्स हैं उसके लाइंस उसके हिसाब से उसको कटिंग करना है, हमें उसका नेगेटिव पार्ट लेना है उस तरह से, तो वो हम इसे ट्रिमिंग से कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंटरसेक्ट में, जैसा कि दो ऑब्जेक्ट या दो से अधिक ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए और उसको एक काटना है, एक दूसरे की एजिस के साथ मिलाते हुए काटना है, तो दैट इज़ इंटरसेक्ट। उसके बाद सिंप्लीफाई भी कुछ ऐसा ही है जैसे इंटरसेक्ट है, इसी तरह का है, लेकिन इसमें जो है ऑब्जेक्ट जो हमारा नीचे वाला ऑब्जेक्ट है वो कटिंग नहीं होता, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो फ्रंट माइनस बैक, ऐसे ही बैक माइनस फ्रंट, और फिर बाउंड्री,
फिर शिपिंग। तो ये हमने सब ये हम आगे चल के जब एक्सरसाइज करेंगे प्रॉपर, जब हम लेआउट बनाएंगे, कुछ ऐसा जो पोस्टर डिज़ाइन करनी है, आगे चल के हमें लोगो डिज़ाइन करने हैं हमें, और बुकलेट डिज़ाइन करनी है, वो सब जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इन सब टूल्स को हम इस्तेमाल करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करेंगे कि हम उस तरह के डिज़ाइन लें कि ये हमारे जो टूल्स हैं जो हम इनको पूरी तरह से समझ पाएँ, उस तरह के हम कुछ डिज़ाइंस लेंगे। इफ़ेक्ट नेक्स्ट है, ये जो हमारा मेन्यू में जो हमने डिस्कस किया था अरेंज के बाद, वो है इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमने एडजस्ट के ऊपर जब ये कर्सर रखा है तो हमारे जो ऑप्शंस आती हैं, कंट्रास्ट, एनहांसमेंट, लोकल इक्वलाइजर, ये सब जो जितने भी ये सब लिखी हुई, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ये सब जेपीजी या कोई भी बिटमैप फॉर्मेट, टिफ भी हो सकती है, बिटमैप कोई भी फॉर्मेट है आपके पास, उसे आप यहाँ पर कलर सेट कर सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस सेटिंग कर सकते हैं, उसका कंट्रास्ट सेट कर सकते हैं। मतलब कि ये जो आपकी बिटमैप फाइल, नॉट ड्राइंग, ओनली फॉर बिटमैप फाइल, ये जो एडजस्ट है, हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं यहाँ, तो ये सब उन चीज़ों के लिए ये कमांड्स यूज़ की जाती हैं। हम जब आगे करेंगे तो हम इसको ज़्यादा विस्तार से जान पाएंगे। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म भी जब हम एक्सरसाइज करेंगे इसको आप तभी ज़्यादा समझ पाएंगे। ये टेक्निकल वर्ड आपको इस वक्त समझ नहीं आएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, मैं विस्तार से समझा नहीं पाऊँगा। करेक्शन, डस्ट एंड स्क्रैच, ये जैसे कि कोई हमारे पास बिट में फाइल है, कोई पिक्चर है, उसमें कुछ जैसे डस्ट वगैरह जैसे हमें नज़र आती है, कहीं स्क्रैचेस हैं हल्के से, तो उसे रिमूव करने के लिए बेसिकली ये कमांड उसके लिए यूज़ होती है। डस्ट एंड स्क्रैचेस को हम ये कमांड यूज़ करते हैं उसे करने के लिए। ठीक, आर्टिस्टिक मीडिया, ब्लेंड, कंटूर, एनवलप, ये जो सारी की सारी हम लोग बेबल, ये सब बिटमैप में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इतनी कमांड हैं उन पे इफ़ेक्ट देने के लिए। जैसे कि हमने ये देखा था पावर क्लिप, जो हम कहते हैं कि कोई पिक्चर जो है हमें एक किसी पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर फिट करनी है, किसी ओवल के अंदर फिट करनी है, तो ये हम कमांड इस्तेमाल करते हैं। पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड कंटेनर। प्लेस इनसाइड कंटेनर मीन्स कि जो हमारा एक कंटेनर कहते हैं, हम जिसको हम बॉक्स कह रहे हैं, अभी हम जिसको एक कह रहे हैं ओवल है, वो एक कंटेनर मानती है। टेक्निकल वर्ड ये इनके लिए कंटेनर यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर। प्लेस इनसाइड द कंटेनर, जो आपने जेपीजी फाइल या कोई बिटमैप कोई भी फाइल, टिफ फाइल है या पीएसडी फाइल है, उसको आपने सेलेक्ट किया और उसे आप सेलेक्ट करके उस पर्टिकुलर कंटेनर में, जिसकी ये बात कर रहे हैं टेक्निकल वर्ड जो है, बॉक्स में या किसी ओवल जो भी आपको जो है उसके अंदर आप उसको फिट कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। हमने जैसा देखा था एक्सरसाइज, थोड़ा हमने इसको करके देखा था कि किस तरह से उसको एडिट कर सकते हैं। एडिट के बाद हम फिनिशिंग एडिटिंग लेवल करके उसको वहाँ ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सट्रैक्ट कंटेंट। ये जैसे कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट जो हमने बिट में फाइल जो है बॉक्स में फिट किया है और उसके बाद हम चाहते हैं कि उसको हमने एडिट करना है, या वो एडिट करना है या उसको एक्सट्रैक्ट करना है, उसको निकालना है, कोई और फ़ोटो लगानी है उसकी जगह, वो फ़ोटो ठीक नहीं थी, हमें लगा कि नहीं गलती से लग गई है, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करके इस फ़ोटो को हम रिमूव कर सकते हैं और उसकी जगह कोई और डाल सकते हैं, या नहीं भी डालना है तो जो भी आपको करना है डिज़ाइन के अंदर वो कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट करने का ये है। उसके बाद एडिट कंटेंट है, जैसे कि हमने अभी बात कर रहे थे कि एडिट कर सकते हैं, एडिट कंटेंट में जाके कर सकते हैं। उसके बाद फिनिशिंग एडिटिंग दिस लेवल मीन्स कि जब हमने एडिट कर दिया उस फोटो को, उसके बॉक्स में जिस तरह से हमें कंपोज करना है उसको कंपोज कर दिया है, उसकी जो फ्रेमिंग जिस तरह चाहिए वो कर दिया है। उसके बाद वो फिनिशिंग एडिटिंग दिस लेवल, ये जो कमांड है इसको करके हम इसको फिनिश करेंगे वहाँ पर, ताकि उस बॉक्स के अंदर वो जो फोटो है वो फिट हो जाए, प्लेस हो जाए। उसके बाद रोल ओवर, ये सब हम जब प्रैक्टिकली करेंगे तो ये ज़्यादा हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ये इस तरह से एक्सट्रैक्ट रोल ओवर ऑब्जेक्ट्स और एडिट रोल ओवर, ये फिनिशिंग, ये उसी तरह की कुछ चीज़ें हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। पावर क्लिप में रोल ओवर थोड़ा सा से मिलता जुलता ही है, प्रैक्टिकली हम करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर इफेक्ट, कॉपी इफेक्ट, क्लोन इफेक्ट, ये सब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो ज़्यादा हमें इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद आता है इफ़ेक्ट के बाद, जैसे कि हमने अभी इफ़ेक्ट, ये हम रिवीजन ले रहे हैं, मैं आपको फिर याद करा दूं। इफ़ेक्ट के बाद हम जाते हैं बिटमैप, जो बिटमैप में हमने जैसे डिस्कस किया था। तो कन्वर्ट टू बिटमैप, जेपीजी जो फाइल है हमारी या कोई टिफ फाइल है उसे या कोई ऐसी कोई फाइल जो हमें कन्वर्ट करनी है बिटमैप में, या हमारी कोई ड्राइंग है, खुद की ड्राइंग, हमने इसको ड्रॉ किया है, कोरल ड्रॉ में 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है और इसको हम बिटमैप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से कमांड जाएगी बिटमैप, कन्वर्ट टू बिटमैप।
और उसके बाद वहाँ ऑप्शंस आती हैं, जैसे हमने देखा था CMYK, RGB, ग्रे स्केल और ब्लैक एंड वाइट, जो भी आपको ऑप्शंस देनी है, जिस भी तरह से आपको वो बिटमैप चाहिए है वो आप उसे कमांड दे के वहाँ कर सकते हैं। वहाँ DPI भी होता है। DPI मीन्स डॉट पर इंचेस। तो ये जो हमारे पिक्सेलेट होते हैं ये डॉट पर इंचेस के हिसाब से, जैसे कि 300 DPI हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब हम किसी प्रिंटिंग के लिए भेज रहे हैं, प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए भेजते हैं, तो ये मिनिमम जो है 300 DPI जो है अच्छा एक रिज़ल्ट लेके आता है, एक ठीक सा रिज़ल्ट लेके आता है। उससे कम की जो है जो पिक्सेलेट होती हैं, जैसे कि 150 DPI होगी या 100 DPI होगी, वो प्रिंटिंग क्वालिटी के हिसाब से वो अच्छी नहीं मानी जाती है। तो ज़्यादातर अगर हमें ये लगता है कि हम ऑफसेट प्रिंटिंग के हिसाब से के लिए या किसी प्लॉटर के ऊपर प्रिंटिंग के लिए हम भेज रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इसके जो DPI है वो मैक्सिमम हो, 300 से भी अबव हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 300 जो है वो मिनिमम DPI होनी चाहिए। तो ये थी बात कन्वर्ट टू बिटमैप जो हम डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर क्या हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद होता है ऑटो एडजस्ट। ऑटो एडजस्ट मीन्स कि जो हमारा बिटमैप अभी हमने कन्वर्ट किया है फ़ोटो, उसको एडजस्टमेंट करनी है, उसकी ब्राइटनेस, उसकी जो कंट्रास्ट है या उसका जो कलर है वो कैसे, वो ऑटो एडजस्ट का मतलब वो खुद ही ये एक कमांड है ऑटो एडजस्ट की। ये जो हमारा ये प्रोग्राम है ये खुद उसके अपने हिसाब से कि उसको कहाँ कितना ठीक लगता है कि यहाँ इतना ब्राइटनेस होनी चाहिए, ये पिक्चर तब ठीक लगेगी, ये खुद कर लेता है उसको ऑटो एडजस्ट। इमेज एडजस्टमेंट लैब, ये इमेज एडजस्टमेंट लैब में जाके आप मैनुअली जो आपको जैसे ठीक लगता है कि आपको इतनी ब्राइटनेस नहीं चाहिए, थोड़ी और कम चाहिए, या जो कंट्रास्ट आपको चाहिए उस तरह से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं इमेज एडजस्टमेंट लैब में जाके। स्टेटन इमेज, स्टेटन इमेज का मतलब होता है कि आपने उसको अगर पहले कुछ चेंजेस किए हैं उसको, या उसको आपने रो कुछ भी किया है चेंजेस करके उसको स्ट्रेटन कर सकते हैं, आप सीधा कर सकते हैं। एडिट बिटमैप, एडिट बिटमैप जैसे कि इमेज एडजस्टमेंट लैब है एक ये, और एडिट बिटमैप ये ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में। एडिट बिटमैप में जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो इसका जो सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है कोरल ग्राफिक्स का, बेसिकली हम कोरल ड्रॉ सीख रहे हैं अभी, कोरल ग्राफिक्स है पूरा इसके जो साथ में सपोर्टिंग और भी सॉफ्टवेयर हैं, उसके अंदर एक है कोरल फोटो पेंट। तो कोरल फोटो पेंट अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट खुल जाता है जब आप एडिट बिटमैप को क्लिक करेंगे। तो आप फोटो पेंट में, कोरल फोटो पेंट के अंदर जिस तरह से फ़ोटोशॉप है उसी तरह का एक मिलता जुलता जो है सॉफ्टवेयर है फ़ोटो एडिटिंग के लिए। तो हम कोरल फोटो पेंट जब ये खुल जाएगा तो वहाँ जाके हम फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। वहाँ काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरह के वहाँ ऑप्शंस हैं। क्रॉप बिटमैप, आपको आपके पास एक फ़ोटो है, आप उस फ़ोटो को क्रॉप करना चाहते हैं, तो ये क्रॉप बिटमैप, ये जो कमांड है उसके लिए इस्तेमाल की जाएगी क्रॉपिंग के लिए। बिटमैप कलर मास्क, ये कलर मास्क भी हम सीखेंगे जब हम फ़ोटोशॉप में, जब हमारी फ़ोटोशॉप में जिस तरह से होती है बिटमैप कलर मास्किंग, उसी तरह से ये कोरल फोटो पेंट में भी है। और ये जब आप बिटमैप कलर मास्क में जाएंगे तो ये उस वक्त वहाँ ले जाके वहाँ हम उसमें कर सकते हैं कोरल फोटो पेंट के अंदर ये काम। रीसैम्पल मोड, मोड कौन सा है हमारा, देखिए यहाँ हमने जब मोड को के ऊपर हम कर्सर लेके गए हैं तो ये कमांड्स देखो, ये कौन कौन सी ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या आई हैं कि ब्लैक एंड वाइट में करना है, ग्रे स्केल में करना है, ड्यू टोन में करना है, पैलेटेड में करना है, RGB कलर में करना है, लैब कलर में करना है, या CMYK में करना है। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल जो है 7 ऑप्शंस आ गई हैं खुल के सामने कि हमें कौन से मोड में इस बिटमैप को जो है वो करना है कन्वर्ट करके, और किस उसमें लेके जाना है। मींस कि CMYK में चाहिए, RGB में चाहिए, या ग्रे स्केल में चाहिए। तो ये आपके ज़रूरत के मुताबिक कि आपको फ़ोटो जो है वो, या जो बिटमैप फाइल है वो आपको कौन सी उसमें मोड में चाहिए, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इन्फ्लेट बिटमैप, ऑटो इन्फ्लेट बिटमैप, मैनुअली इन्फ्लेट बिटमैप, तो ये हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा आपको इसकी क्लैरिटी होगी। क्विक ट्रेस, क्विक ट्रेस जैसा कि हमने देखा था कि पहले हमने डिस्कस किया था कि हम कोई बिटमैप को, जैसे कि हमने आपको याद होगा कि अभी जब हमने एक बिटमैप फाइल थी हमारे पास, उसमें बर्ड बना हुआ था, ग्रीन कलर की वो फ़ोटो थी, और उसको हमने ट्रेस किया था। क्विक ट्रेस में जाते हैं तो उसके अंदर ऑप्शंस आती हैं कि आपको लोगो, हाई क्वालिटी लोगो, या आपको किस तरह का वेक्टर। बेसिकली ये बिटमैप को वेक्टर ग्राफिक्स में कन्वर्ट करता है।
हमने देखा था उस वक्त, जो इसको आगे चल के भी और अच्छे तरीके से समझेंगे हम और इसके ऊपर काम करेंगे। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी। सेंटर लाइन ट्रेस, आउटलाइन ट्रेस, तो इसके अंदर और भी ऑप्शंस है। जब ये हमारे पास कोई फाइल होगी, इसको हाईलाइट करेगा, जब हाईलाइट करेगा तो यहाँ देखिए आप एरो है, जब एरो लगा है इसका मतलब इसके और आगे इसके और भी ऑप्शंस हैं। आउटलाइन ट्रेस, जैसे यहाँ इसके सामने एरो है तो यहाँ और बहुत सी ऑप्शंस होंगी, तो उस ऑप्शन में जाके हमें किस तरह का क्या चाहिए है, जो हमें क्या ज़रूरत है, उसके मुताबिक हम उसको कर सकते हैं। ब्रेक लिंक, ये ब्रेक लिंक जो हम प्रैक्टिकली करेंगे तभी समझ में आएगा। अपडेट फ्रॉम लिंक, 3D इफेक्ट, 3D इफेक्ट जैसे कि हमने ये करके देखा था उस दिन, हमने पेज कर्ल किया था, एक एग्जांपल यहाँ से लिया था। ये जो चौथा है यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन है पेज कर्ल करके देखा था हमने, हमारे लेफ़्ट राइट साइड से कैसे हमने पेज जो इसकी बेस है, पेज का बैकग्राउंड जो है, पेज की नॉट बैकग्राउंड, इसका जो पेज के बैक साइड पे जो कलर है वो कौन सा कलर होना चाहिए, उसकी भी उसमें अंदर ऑप्शन थे। हमने वो देखा था, पेज को कर्ल किया था, ऊपर से भी करके देखा था और नीचे से भी एक बार करके देखा था। ये हम और देखेंगे ज़्यादा, पर्सपेक्टिव भी हमने डिस्कस किया था उसके अंदर। तो ये सारी की सारी हम ऑप्शंस कोशिश करेंगे कि सारी की सारी बढ़िया तरीके से एक्सरसाइज के अंदर समझ में आ जाएं। उस तरीके की हम जो एक्सरसाइज वो उस तरह का हम वो डिज़ाइन लेंगे ताकि सभी के सभी इफ़ेक्ट जो हैं उसको अच्छे तरीके से समझने में, हर ऑप्शन को समझने में हमें आसानी रहे। आर्ट स्ट्रोक जैसे कि हमने एक्सरसाइज में कहीं थोड़ा सा करके देखा था कि क्रेयॉन्स का किस तरह से इफ़ेक्ट आता है, किस तरह से हम फ़ोटो के ऊपर एक पेंटिंग का इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो हम पॉसिबल है। ये चारकोल का इफ़ेक्ट देना है, हमें ब्लैक एंड वाइट में करना है, या हमें कलर में ही रखना है उसे, या उसे स्टेन ग्लास का एक इफ़ेक्ट देना है, ये सारी की सारी उसको स्केच पैड का मतलब वो उसको स्केच बना देगा। आपका जो फ़ोटो है उसको एक स्केच के रूप में चाहिए आपको, तो स्केच पैड में जाके आप कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ मैंने कर सकता देखिए स्केच पैड का यहाँ ऑप्शन है। वाटर कलर का इफ़ेक्ट हमने वो उस दिन शायद एक्सरसाइज ये थोड़ी सी बताई थी करके कि ये किस तरह से वाटर कलर का इफ़ेक्ट दे देगा, एक फ़ोटो को पेंटिंग का इफ़ेक्ट दे देगा। और इसी तरह से वाटर मार्कर, वेव, पेस्टल, पेन एंडिंग, बहुत सारी हमारे पास यहाँ ऑप्शंस हैं। तो हम इसको और बारीकियों से समझने की कोशिश करेंगे, एक्सरसाइज में प्रैक्टिकली करके ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्लर के अंदर देखिए जैसा कि यहाँ पहली जो डायरेक्शनल स्मूथ है, स्मूथ का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी ड्राइंग को, किसी अपने डिज़ाइन को जब हम एक सॉफ्ट कॉटन लेके, ये मैनुअली जब हम लोग डिज़ाइन करते थे तो यही इस्तेमाल किया जाता था तरीका को साफ़ करने के लिए या उसे स्मूथ करने के लिए। कोई लाइन है आपका पेन की लाइन जो है उसको थोड़ा स्मूथ करना है तो एक कॉटन को हल्का सा हम भिगो लेते थे पानी के साथ, और ज़्यादा पानी नहीं, हल्का सा भिगो लेते थे और उस पर हल्का सा उसको डिज़ाइन के ऊपर फेरते थे। तो क्या होता था कि वो एक तो वो डस्ट वहाँ से रिमूव कर देता था और थोड़ी जो अनवांटेड जो वहाँ पर इंक है या उस तरह की जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा वो रिमूव करता था और जो हार्ड लाइनें हैं उसको थोड़ा सा स्मूथ कर देता था। ये होता था मैनुअली जब हम लोग डिज़ाइन करते थे। लेकिन आज यहाँ पर उसी तरह की सारी ऑप्शन यहाँ मौजूद होती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। जो हम सॉफ्टवेयर डिस्कस कर रहे हैं, कोरल ड्रॉ, इट इज़ फॉर द डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, वेक्टर डिज़ाइनिंग और ड्राइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए डायरेक्शनल स्मूथ, ये समझाने के लिए कि क्या होता है। ये कॉटन जैसे कि हम इस्तेमाल करते थे वो वाली ये इस तरह की ये ऑप्शन है, इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्मूथ करने के लिए। आगे जैसे कि ये गॉसियन ब्लर और ये सब, ये जितने भी इफेक्ट हैं, लो पास, मोशन ब्लर, ये सब अब जब प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको ज़्यादा तरीके समझ में आएगा, क्योंकि पहला जो था वो आसान था समझने के लिए। तो मैंने थोड़ा सा आपको इसलिए थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश की कि क्या होता है स्मूथ। कैमरा इसमें हम जब प्रैक्टिकली करेंगे तभी ये ज़्यादा हमें क्लैरिटी होगी इसकी। कलर ट्रांसफॉर्म, जैसे कि आपने देखा यहाँ बिट प्लेन्स, हाफ टोन, साइक्लेडिक, सोलराइज, ये जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, ये जो अब देख रहे हैं कलर ट्रांसफॉर्म की, ये हम उसको चेंज कर सकते हैं। हमने हाफ टोन करके देखा था उस दिन, उस शायद बिट मैप जो हम कर रहे थे उस दिन, तो वो हाफ टोन में क्या होता है, किस तरह से वो नज़र आता है। डॉटेड, जैसे कि एक होता है कि आपने छोटे डॉट्स लगा दिए हों कहीं पर, जहाँ आपको डार्क चाहिए, ब्लैक चाहिए ज़्यादा या ज़्यादा डार्क ग्रे चाहिए तो वहाँ ज़्यादा डॉट्स होंगे, और जहाँ आपको कम चाहिए वहाँ डॉट्स कम होंगे, वो होता है हाफ टोन। जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, जैसे कि पहले ब्लॉक मेकिंग होती थी। ब्लॉक मेकिंग क्या होती थी कि हम फ़ोटो खींच के उसके अंदर एक छोटे छोटे स्क्रीन डाल देते। स्क्रीन का मतलब वो एक टेक्निकल वर्ड है स्क्रीन, और छोटे छोटे डॉट्स के अंदर क्रिएट कर देता था, ताकि जब प्रिंटिंग का जो रोलर था वो प्रिंट जब इंक उसके ऊपर छोड़ता था ब्लॉक के ऊपर, तो जहाँ ज़्यादा डार्क है एरिया वहाँ डॉट्स कम होते थे, मीन्स कि जो नेगेटिव पार्ट है वो कम होता था,
और जहाँ हमें वाइट चाहिए होता था वहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट वो ज़्यादा होता था ब्लॉक के अंदर। तो ये तो हाफ टोन के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया जैसे आपको कि ये थोड़ा सा मैं साथ साथ ये बताना ज़रूर समझता हूँ कि हम ये थोड़े जो टेक्निकल कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो हम समझ लें कि मैनुअली भी ये सब चीज़ें पहले होती थी और आज हम सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहे हैं। हम वही पेंसिल जो हम मैनुअली पेपर के ऊपर करके हम डिज़ाइन करते होते थे और अभी आज हम इसके अंदर कोरल ड्रॉ एक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कर रहे हैं। तो या कोई और है इलस्ट्रेटर है कोई भी है हमारी जो ड्राइंग का जो सपोर्टिंग जो सॉफ्टवेयर है उसमें कर रहे हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन फ़र्क ये है कि हमारी जो ये टेक्निक है ये थोड़ी फास्ट हो गई है और जो मैनुअली हम करते थे उसमें काफ़ी सारी हमें काफ़ी एक तो समय लगता था और काफ़ी उसके अंदर एक ये होती थी कि उसकी रेपिटेशन हमें चाहिए, उसकी कॉपी चाहिए दूसरी, तो कॉपी एक निकालना उसके लिए बड़ा जोखिम का काम तो नहीं था लेकिन मुश्किल सा ज़रूर था क्योंकि उस वक्त हम उसकी ब्रोमाइड्स निकालते थे। अगर आपको मैं ब्रोमाइड बताने लगूँ तो ये लंबा हो जाएगा काम, तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या ब्रोमाइड होती थी उस वक्त। क्रिएटिव के अंदर जैसे कि क्राफ्ट, क्रिस्टलाइज, फैब्रिक, फ्रेम, ये हमने फ्रेम वाला जो हमने इफेक्ट देखा था उस वक्त यूज़ करके कि वो फ्रेम क्या है। आपकी जेब जो बिटमैप फाइल है कोई उसको हम एक फ्रेम दे सकते हैं, मतलब उसके बाहर जो आउटलाइन है वो उसकी फ्रेम जो है किस तरह का वो फ्रेम लगा सकते हैं। और ग्लास ब्लॉक, ये ग्लास ब्लॉक और ये सब जितने भी ऑप्शन हमारे पास देखिए हम यहाँ मोज़ाइक आ रहा है, मोज़ाइक भी हमने थोड़ा करके देखा था प्रैक्टिकली कि क्या होता है। स्टेन ग्लास भी हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखा था। ये रिवीजन है, मैं आपको फिर याद करा रहा हूँ कि इस रिवीजन के अंदर हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, सिर्फ ये थोड़ा थोड़ा हम उसके बारे में याद करेंगे कि हमने क्या क्या अभी इसमें सीखा है, क्या क्या जाना है इसके बारे में। उसके बाद आता है डिस्टॉर्ट करना है आपको जो आपकी फ़ोटो है, जो आपकी बिटमैप फाइल है। तो ये ब्लॉक्स है, डिस्प्लेस, ऑफसेट, पिक्सलेट, ये सब जितने स्विरल टाइल हमने थोड़ा सा इसमें करके देखा था, स्विरल में कैसे इफेक्ट आता है, वर्लपूल का कैसा इफेक्ट आता है, थोड़ा सा हमने प्रैक्टिकल करा था। इसको हम और अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से इसकी जो एक्सरसाइज में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके किस किस तरह की कितनी ऑप्शंस हैं हमारे पास। इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं डिज़ाइनिंग में और ये बिटमैप को डिफरेंट इफेक्ट देने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, तो हम इसको और ज़्यादा विस्तार से जान पाएंगे। नॉइस, इसमें भी काफ़ी ऑप्शन जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐड, नॉइस, मैक्सिमम, मीडियम, मिनिमम, ये चीज़ें भी हम प्रैक्टिकली करके ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे जो मैं समझता हूँ। शार्पन में जैसे कि हम कोई फ़ोटो है उसको कितनी शार्पनेस चाहिए उसकी, या उसको किस तरह की एंगल से देना है उसको शार्पनेस जो है उसकी, वो सब चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। और ये इसके बाद हम जाते हैं टेक्स्ट। बिटमैप के बाद हम लोग टेक्स्ट की रिवीजन ले रहे हैं। टेक्स्ट में हमने क्या देखा था, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, कंट्रोल T इसकी शॉर्टकट कमांड है। और ये हमारे पास इस वक्त पैराग्राफ नहीं, हमने उस वक्त भी नहीं किया था, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे जब हम ये बुक डिज़ाइनिंग की जो बात कर रहे हैं कि बुक डिज़ाइनिंग के अंदर टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा होता है और उसमें हमारे पास पैराग्राफ्स होंगे, हमारे पास और भी इस तरह की चीज़ जो जहाँ टाइप की ज़रूरत हो, जहाँ पर मतलब कोई भी इफ़ेक्ट देना हो हमारे टेक्स्ट मैटर में, उस सारी इफ़ेक्ट को हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे टेक्स्ट के ऊपर हम लोग फ़ोटो को अगर एडजस्ट करना चाहें तो वो फ़ोटो जो है अपने आप अपनी जगह बना लेता है, टेक्स्ट को अपने किनारे कर देता है। इसके अंदर ऑप्शंस होती हैं सारी, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, देखेंगे यहाँ कि वो किस तरह से काम करता है, उसमें कितनी हमें लेफ़्ट में स्पेस चाहिए, राइट में स्पेस चाहिए, या टेक्स्ट राइट को फ्लो करे या लेफ़्ट को फ्लो करे, ये सारी की सारी जो ऑप्शंस हैं हम उसके अंदर देखेंगे प्रैक्टिकली जब हम करेंगे। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ये सारी हम उस वक्त करेंगे जब बुक डिज़ाइनिंग की हम बात कर रहे हैं, जो हम बुक डिज़ाइनिंग या कोई मैगज़ीन डिज़ाइनिंग की हम इसमें एक्सरसाइज में हमारे आएगी, तो तब हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। इसके नीचे जैसे देख रहे हैं आप टैब्स जो ये देखिए हाईलाइट नहीं हो रहा, कॉलम्स, बुलेट्स, ड्रॉप कैप्स, तो ये जितनी भी ऑप्शंस हैं ये सारी की सारी हम जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारी की सारी हम यूज़ करेंगे जब हम मैगज़ीन डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं। मैगज़ीन डिज़ाइनिंग या बुक डिज़ाइनिंग जो टेक्स्ट जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर हम इसको देखेंगे कि किस तरह से इसके कॉलम सेट करने हैं, हमें टैब्स को किस तरह से सेट करना है, ये सारी की सारी चीज़ें, बुलेट्स किस तरह से, जो किस तरह के यहाँ कितनी तरह प्रकार के हमारे पास बुलेट्स हैं वो कैसे यूज़ करने हैं, कैसे उसको हम टेक्स्ट के साथ स्पेसिंग कैसे बढ़ानी है, कम करनी है, या जो भी है सारी की सारी ऑप्शंस के अंदर स्टडी करेंगे। उसके बाद एडिट टेक्स्ट में कंट्रोल शिफ्ट T, कंट्रोल उसके साथ शिफ्ट दोनों से एक साथ प्रेस किया है आपने, उसके बाद T,
ये है इसकी शॉर्टकट कमांड आपकी कीबोर्ड से। तो एडिट टेक्स्ट में जब हमारे पास टेक्स्ट होगा, अगेन जब हम ये मैगज़ीन या बुक जब हम डिज़ाइन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे उसकी, तो हम इसको ज़्यादा विस्तार से डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे, इसको जानेंगे। इंसर्ट सिंबल करेक्टर, इंसर्ट फॉर्मेटिंग कोड, ये देखिए यहाँ जो ऑप्शन जितनी भी आई हैं हमारे पास, ये सारी की सारी हम उस वक्त इस्तेमाल कर पाएंगे जब हमारे पास टेक्स्ट मैटर होगा। तो ये तब के लिए फिट टेक्स्ट टू पाथ हमने ये करके देखा था। एक हमने लाइन ली थी, एक लाइन उसको कर्व किया था, कर्व करने के बाद हमने एक टेक्स्ट जो उसके ऊपर फिट किया था, फिट टेक्स्ट टू पाथ। ये जो कमांड है इसकी कोई शॉर्टकट कमांड नहीं है कीबोर्ड से, आपको माउस से ही करना पड़ेगा इसे। फिट टेक्स्ट टू पाथ जब हमने किया था तो वो एक कर्व जो लाइन थी उसके ऊपर जो टेक्स्ट हमारा जो मैटर था हमको किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, वो इसके अंदर ऑप्शंस है। तो अलाइन टू बेस, अलाइन टू बेस मतलब एक स्ट्रेट लाइन आपने लगाई और जो आपने कर्व की हुई थी पहले, जो कर्व किया होता टेक्स्ट, जो ऑब्जेक्ट आपने जो किया हुआ था उस तरह से, तो वो जो उसको हम स्ट्रेट करना चाह रहे हैं टेक्स्ट को, तो वो उस लाइन के ऊपर हम बेस लाइन के ऊपर ये कमांड देंगे तो वो बेस लाइन एकदम वो स्ट्रेट हो जाएगी, अपनी वापस उसी पोजीशन में आ जाएगी जो कर्व करने से पहले थी। स्ट्रेटन टेक्स्ट,